आई रही है, क्योंकि ये जो चुनाव थे वो सेमीफाइनल की तरह माने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर हार का सामना करती हुई नजर आ रही है। तो इसके चलते यहाँ पर यही साबित हो रहा है कि 24 में एक बार फिर से मोदी सरकार हमें। लेकिन आगे अब कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ रैलियां राहुल गांधी ने की, प्रियंका गांधी ने की, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैलियां करते दिखे, कड़ी टक्कर। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 प्रमुख राज्यों के मतगणना के जो रुझान है उसमें कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ गई। जहां माना जा रहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के बाद कांग्रेस सत्ता तक पहुंच पाएगी, लेकिन रुझानों में वो होता कतई नजर नहीं आ रहा है। रुझान जो निकलकर सामने आए उसने कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें यहां पर कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, यहां पर छत्तीसगढ़ में और राजस्थान तीनों ही प्रमुख राज्यों में बड़ा झटका लगा है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों का इन विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा था। ऐसे में अब लगभग जो नतीजे सामने आ चुके हैं उसमें बहुत ही भारी अंतर से कांग्रेस को इन 3 प्रमुख राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा इन 5 राज्यों में विधानसभा सीटें थी और बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी थी, उस राज्य में जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है उससे दोगुनी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ऐसे में अब तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस के पूरे यहां पर प्रक्रिया को लेकर हैं। तमाम सवाल यहां पर 24 की तैयारियों को लेकर भी है और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने ही यहां हम साथियों से जानेंगे। सबसे पहले दौलत के हमारे साथ हैं, दौलत से एक सवाल लेंगे। दौलत, जो रुझान आए हैं उसने पूरी तरह से उम्मीदें बुझा दी है कांग्रेस की और एग्जिट पोल यहां पर जिता रही थी कांग्रेस को, क्या वजह लगती है कि कांग्रेस पिछड़ गई? देखिए, लगातार हम ये कहते रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है एकदम सटीक नहीं होते, यहाँ पर जो है उसमें बदलाव होता है। अब जो रुझान यहाँ पर आए और जो मतदान लगातार जो मतगणना हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बहुमत दिखा रही है और कांग्रेस की हार यहाँ पर हुई है। और ये हार की वजह खुद ना खुद उनके नेता ही ये बताते नजर आ रहे हैं। जहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना था कि यहाँ पर प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस के जो विचारधारा है उसके विरोध काम कर रहे हैं। यहाँ पर कहा कि हिंदू वोट बैंक के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बड़ी कमी यहाँ पर कांग्रेस नजर आई कि किस तरीके से जो बीजेपी यहाँ पर कर रही है शायद वो कांग्रेस नहीं कर पा रही। लेकिन कुछ मतगणना आरोप यहाँ पर ईवीएम के ऊपर भी लग रहे हैं कि ईवीएम में यहाँ पर कुछ जो है गड़बड़ी हो सकती है। देखिए, जब भी कोई पार्टी यहाँ पर जीती है, हारती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर जो होते हैं उनके बहाने होते हैं या फिर किसी भी तरीके से अपनी हार पर कुछ ना कुछ बयान देती है। तो यहाँ पर अब कांग्रेस नेताओं के लगातार बयान आने लगे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के विरोधी उनके बयान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ अब बयानबाजी देनी यहाँ पर शुरू कर दी। यहाँ पर नेहा है, नेहा से मैं सवाल लेना चाहूंगा कि नेहा, जिस तरह से ये बात कही जा रही है ईवीएम को लेकर के, तो सवाल उठता है कि अगर ईवीएम कहीं ना कहीं हैक हुआ है जैसा कांग्रेस कह रही है, तो तेलंगाना में वो चीज़ देखने को क्यों नहीं मिली? देखिए, यहाँ पर जब भी कोई चुनाव होता है, चुनावों से पहले और चुनाव खत्म होने के बाद और नतीजों के बाद हमेशा जब भी कोई पार्टी जीतती है तो ये आम बात हो चुकी है इस वक्त ईवीएम का मुद्दा छेड़ना। जब भी कोई चुनाव होता है, जो कोई पार्टी जीतती है या विपक्षी पार्टी जीतती है, तो हमेशा दूसरी पार्टियों का यहाँ पर ये काम होता है कि ईवीएम मुद्दे को छेड़ कर यहाँ बार बार चुनावों को लेकर बात करना। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब भी देखा गया है कि इससे पहले भी जब पंजाब का चुनाव हुआ था, गुजरात का चुनाव हुआ था, तब भी यहाँ ईवीएम का मुद्दा छेड़ा गया था। तो ईवीएम का मुद्दा बहुत आम मुद्दा हो चुका है, इसको इतना बड़ा और सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको भी कहा जा सकता है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, आपने मध्य प्रदेश में ईवीएम की खबर सामने आई थी, शिवपुरी में ईवीएम मिली थी। उसके बाद अभी देखने को मिला था कि एमपी के बालाघाट में भी यहाँ जो पोस्टल बैलेट जो है वो 2 तारीख को खुलना था, लेकिन वो उससे पहले ही खुल गया। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं मायने रखती है और इसीलिए ईवीएम पर यहाँ सवाल खड़े होते हैं। तो हाँ, हमारी सहयोगी नेहा का भी कहना है कि जब ईवीएम पर सवाल दागे जाते हैं वो चुनावी नतीजों के बाद आते हैं, खासतौर पर तब जहां कांग्रेस की हार हो जाती है, तो इसलिए इन्हें अब लगता नहीं कि इतने हमें सीरियसली लेना चाहिए। प्रियांशी है, प्रियांशी से जानेंगे कि प्रियांशी 24 के सेमीफाइनल माने जा रहे थे और बुरी तरह झटका कांग्रेस को लगा है। क्या 24 में भी झटका लगने वाला है?
देखिए, कांग्रेस की जो हार यहाँ पर कहीं ना कहीं आज नजर आ रही है। अभी नतीजे घोषित तो नहीं किए गए, रुझानों के मुताबिक यहाँ पर बीजेपी बढ़त में नजर आई। तो इसके बाद से यहाँ पर ये तो साबित हो ही चुका है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से दावे किए थे, उन दावों में वह फ्लॉप होते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस 2024 में जीत हासिल करेगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर हार तो नजर आ ही रही है, क्योंकि ये जो चुनाव थे वो सेमीफाइनल की तरह माने गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर हार का सामना करती हुई नजर आ रही है। तो इसके चलते यहाँ पर यही साबित हो रहा है कि 24 में एक बार फिर से मोदी सरकार हमें देखने को मिलेगी। लेकिन एक सियासी उलटफेर जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी जो सीबीआई ईडी को लेकर, गौतम अड्डानी के मुद्दे को लेकर, बेटियों के मामले को लेकर, और चाहे यहाँ पर कई ऐसे मामले हों जिनको लेकर बीजेपी घिरती हुई नजर आई, तो उसके चलते कहीं ना कहीं वोट बैंक पर जरूर असर पड़ सकता है। राहुल गांधी का आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो जो बीजेपी है उसने 5 राज्यों में पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा, जो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो अगर कांग्रेस इन राज्यों में हार जाती है, क्या इसका मतलब है कि राहुल गांधी का चेहरा काम नहीं कर रहा? देखिए, बीजेपी ने यहाँ पर पीएम मोदी को आगे रखा, मोदी फैक्टर यहाँ पर आगे किया गया, और वो मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं काम भी आया है। तो ऐसे में देखा जाए, बीजेपी ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ी बढ़त यहाँ पर जिस तरीके से बनाई है, और दूसरी ही तरफ राजस्थान में रिवाज के मुताबिक ही कह लीजिए, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक बड़ी बात है कि एक बार फिर से बीजेपी आती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर राहुल गांधी के बारे में बात की जाए तो राहुल गांधी के लिए खुद कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता उन्हें कहीं ना कहीं पीछे करते हुए नजर आते हैं। मोदी सर ने मानहानि केस को ही याद कर लीजिए, उस दौरान हमने देखा था कि कैसे राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 2019 में जो बात रखी, मोदी सरनेम पर टिप्पणी की, लेकिन हम सभी ने देखा कि राहुल गांधी को कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान चुप रहने की नसीहत दी गई, उन्हें सोच समझकर बोलने की नसीहत दी गई, और उन्हें कम यहां पर आगे रखा गया। तो इससे कांग्रेस भी बखूबी वाकिफ है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आगे रखने से यहां पर कुछ नुकसान भी वह झेलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं अपने बयानों से ऐसा लगता है कि ये छवि बना ली है कि जो बयान है वो भी अब बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर देने होंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ हमारी सहयोगी प्रियांशी ने इस बात का जिक्र किया कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें कहीं ना कहीं सलाह दी गई थी कि बयानों को सोच समझ कर जो है दीजिएगा और कुछ बयानों से बचेगा भी। यहाँ पर दिनेश है, दिनेश का सवाल रहेगा कि दिनेश, मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी आती दिख रही है, तो क्या मध्य प्रदेश बीजेपी का दूसरा गुजरात बन रहा है? रुझानों से तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस प्रकार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से एमपी में सरकार बनाती नजर आ रही है, जी हाँ, जरूर निश्चित तौर पर जो है लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो एक बड़ा मुद्दा पेश किया गया इस चुनावों में, तो कहीं ना कहीं असरदार जरूर साबित हो रहा है। और आपको बता दें कि 10% महिलाओं ने अधिक मतदान किया है इस बार के विधानसभा चुनाव ने, तो कहीं ना कहीं महिला फैक्टर है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल 2024 के चुनावों की बात की जाए तो ये जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट जरूर डालने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के रूप में जो चुनाव लड़ा, और निश्चित तौर पर ये उनको एडवांटेज भी देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आगे अब कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ रैलियां राहुल गांधी ने की, प्रियंका गांधी ने की, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैलियां करते दिखे, कड़ी टक्कर नजर आ रही थी, चुनावी दावे जबरदस्त दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर अब बीजेपी यहाँ पर लीड लेती नजर आ रही है। आपने कहा कि बीजेपी लीड लेती नजर आ रही है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा लगातार चुनावी रैलियां की गई, जनसभाएं की गई, बावजूद उसके पार्टी सिमटती नजर आई है। क्या इंडिया गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के मंच पे जब तमाम जो बड़े दिग्गज विपक्षी राजनीतिक दल हैं एक मंच के ऊपर आ चुके होंगे जब 24 के चुनावों में, क्या वहाँ भी ये चीज़ हो सकती है? देखिए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव से जो इनकी जो है कहासुनी हुई सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि विधानसभा के लेवल के ऊपर किसी प्रकार का इंडिया गठबंधन में आपसी दलों में कोई समझौता नहीं हुआ था। लोकसभा चुनावों के दौरान हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जो पार्टी जहां से मजबूत होगी वो वहीं से जो है अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई देगी। और हो सकता है कि 2024 के चुनाव में, इन चुनाव में हार मिलने के बाद कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन के जो तमाम दल हैं उनके बीच एक इस प्रकार का माहौल बने कि हाँ, एक ही संयुक्त कैंडिडेट उतारा जाए और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो विजयी रथ है उसको रोकने का काम किया जाए। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी दिनेश का कहना है कि जिस तरह से इन 4 राज्यों के प्रमुख 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा, हालांकि तेलंगाना में प्रचंड बहुमत से सरकार यहाँ बनाती कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें यहाँ पर हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो वहाँ जो झटका बीजेपी ने कांग्रेस को दिया है उसका असर 24 में इंडिया गठबंधन पर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर कि इन्हीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में ये बात कही थी कि
इंडिया गठबंधन के अंतर्गत लोकसभा चुनावों में सीटों का जो वितरण है वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद होगा। यानी कि कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि वो अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर देगी तो वो लोकसभा में ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक सकती है। लेकिन यहां तो जिन सीटों पर दावेदारी ठोकने की संभावना लग रही थी वो भी अब घटती हुई नजर आ रही है। अब इस आधार पर यह लगता है कि संगठनात्मक तौर पर जो है कांग्रेस को खुद को और ज्यादा मजबूत करना होगा और भी ज्यादा जो जमीनी स्तर की बात लगातार राजनीति में आती है वहां से भी कांग्रेस को अपनी पकड़ और ज्यादा बनानी होगी अगर 2024 के रण में उसे बीजेपी को चुनौती देनी है और अगर 2024 के लिए उसे अपना चौकीदार चुनना है।